नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फ्यूचर विथ आशुतोष में। उम्मीद कर रहा हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। आपको मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ और ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ और हिस्ट्री की भी क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होने वाली है और NCERT की भी क्लासेस चल रही हैं। पॉलिटी में मैंने 15-20 क्लासेस ली हैं। अब पहुँचा हूँ आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के पास। अब मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बताने चल रहा हूँ। इसके पहले की क्लासेज आपको सीरियल वाइज मेरे संविधान और राज्य व्यवस्था नाम के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। मेरे चैनल पे आप जाइए और पूरा देखिए, पूरा एकदम विधिवत पढ़ाया हूँ। चलिए बात करते हैं राष्ट्रपति की, बिना वक्त को जाया किए चलिए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसे भारत का प्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक के नाम से जाना जाता है, और राज्य प्रमुख, भारत की सभी शक्तियों का स्रोत कहूं, सभी शक्तियों का सर्वदाता जो है राष्ट्रपति है। स्रोत संविधान है लेकिन देने वाली राष्ट्रपति है। और ये देखिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक है। राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक है और सभी प्रकार की जितनी सेनाएं हैं सबका सर्वप्रमुख राष्ट्रपति है। ठीक है, पहले जैसे अभी तक जो पढ़ा रहा था मैंने, फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ाया, उसमें मैं आर्टिकल्स को बाद में बताता था, लेकिन राष्ट्रपति के मामले में मैं संविधान के आर्टिकल्स को पहले कवर करूंगा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों की बात करेंगे। राष्ट्रपति पे 2 वीडियो बनने वाला है, जिसमें पहले में मैं आर्टिकल राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका, शर्तें, ये सब बातें करूंगा। दूसरे वीडियो में मैं उनकी शक्तियों की बात करूंगा और महाभियोग की बात करूंगा। तो चलिए पहले आर्टिकल्स देख लेते हैं। संविधान में भाग 5 के अंतर्गत राष्ट्रपति की चर्चा की गई है। असल में भाग 5 में संघ की कार्यपालिका दी गई है। संघ की कार्यपालिका में आर्टिकल 52 में कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 कहता है। 53 संघ की कार्यपालिकाएं शक्ति प्रदान करता है। 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन को बताता है कि निर्वाचन कैसे होगा। 55 निर्वाचन का तरीका, चुनाव का तरीका बता रहा है। ये देखिए, चुनाव का तरीका अभी चर्चा करेंगे जस्ट इसके बाद। 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल और सेवा और शर्तें बता रहा है। 57 पुनर्निर्वाचन हेतु अर्हता, यानी राष्ट्रपति फिर से निर्वाचित हो सकता है, इसके लिए योग्य होता है, उसकी अर्हता के बारे में 57 दिया गया है। बहुत से मत हैं, अगर आपको एक प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रपति दोबारा चुना जा सकता है या नहीं, तो शायद एक आध लोग होंगे जो गलत कर सकते हैं, जबकि संविधान के आर्टिकल 57 में लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है। 58 कहता है 58 राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता बता रहा है। 59 राष्ट्रपति का कार्यकाल, जो मैंने कहा कार्यकाल, और 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ, राष्ट्रपति शपथ जो लेता है उसके बारे में बता रहे हैं। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसको मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आर्टिकल 62 रिक्ति पर चुनाव और चुनाव का समय कितना होना चाहिए। 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, राष्ट्रपति किसी को किस प्रकार क्षमा कर सकता है, इनके बारे में लिखा गया है। इनके बारे में विस्तार से चर्चा कर रहा हूं यहाँ पे। पहले ये देख लीजिए आप एक बार, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 71 में भी ये कहा गया है, आर्टिकल 71 भी संबंधित है। राष्ट्रपति से संबंधित सभी चुनाव के जो मुद्दे हैं उसको सिर्फ और सिर्फ वो देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। उसके बारे में चर्चा करते हैं आगे। चलिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। ध्यान दीजिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। अप्रत्यक्ष तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष तरीके से कैसे? एकल संक्रमणी मत प्रणाली और गुप्त मतदान द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। राष्ट्रपति के जो चुनाव है इसमें आम जनता हिस्सा नहीं लेती है, ध्यान रखिएगा, आम जनता हिस्सा नहीं ले रही, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। होता यूं है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हमारे द्वारा निर्वाचित सांसद या MLA, हमारे द्वारा निर्वाचित विधायक या सांसद, MP जिसे कहते हैं, सांसद ही राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा ले सकता है? तो मैंने लिखा है सभी निर्वाचित सांसद, मनोनीत वाले नहीं, जितने मनोनीत हैं उनको छोड़कर सभी निर्वाचित सांसद, मनोनीत वाले नहीं। सभी निर्वाचित विधायक, जिसे MLA बोलते हो आप, सभी निर्वाचित विधायक, उसमें भी मनोनीत वाले नहीं, सिर्फ निर्वाचित वाले। दिल्ली पुडुचेरी के विधायक, निर्वाचित विधायक,
निर्वाचित विधायक जो कि 70वें संविधान संशोधन 1972 में ऐड किया गया, जब एनसीआर का निर्माण किया गया दिल्ली के, तब दिल्ली पुडुचेरी के निर्वाचित विधायक को भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त हो गया। फिर से देख लीजिएगा, सभी निर्वाचित सांसद, सभी निर्वाचित विधायक और पुडुचेरी और दिल्ली पुडुचेरी के निर्वाचित विधायक संविधान के तहत भारत के राष्ट्रपति चुनने के लिए योग्य होंगे। किसी भी प्रकार के मनोनीत सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। ये तो बात हो गई, ये तो बात इसकी होगी। अब इसके बाद एक देख लेते हैं कि निर्वाचित सदस्यों में कैसे अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचन का तरीका क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है, चुनाव में सभी सांसद, जितने भी निर्वाचित सांसद हिस्सा तो लेते हैं, लेकिन सभी सांसदों का, सभी विधायकों के मतों का जो मूल्य होता है वह एक समान नहीं होता। हर विधायक की जो योग्यता है, हर विधायक का जो मत मूल्य है वो अलग अलग होता है। शब्द लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ट्रिपिकल पड़ जाता है अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो। मत मूल्य की बात करते हैं, सभी सांसदों और सभी विधायकों के मत मूल्य अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब इनके मत मूल्य कैसे निकाले जाएंगे? जैसे एक विधायक का मत मूल्य निकालना हो, एक विधायक का मत मूल्य निकालना हो, तो उस राज्य की जनसंख्या में निर्वाचित सभी विधायकों की संख्या उस राज्य के में 1000 का गुणा करके जब भाग करेंगे, यहां पे जो लिखा हूं, तो एक विधायक का मत मूल्य आ जाएगा। ये किसका है? एमएलए का मत मूल्य आ जाएगा। समझ में आया? फिर से देखिएगा, एक एमएलए यानी एक विधायक का मत मूल्य उस राज्य की जनसंख्या में उस राज्य के सभी निर्वाचित विधायकों की संख्या से डिवाइड करें, और डिवाइड मतलब संख्या में 1000 का गुणा करके डिवाइड करें, तो जाके उनके राज्य के विधायकों का मत मूल्य आ जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? चलिए, अगर एक सांसद का मत मूल्य देखना हो तो उस राज्य के सभी एक सांसद के जो मत मूल्य की बात करो तो सभी राज्यों के विधायकों की कुल संख्या में संसद के सभी सांसदों की संख्या से डिवाइड करूंगा तो एक सांसद का मत मूल्य आ जाएगा। निर्वाचित मतों का मान कि कितना मत पाने से एक जो राष्ट्रपति है वो बन जाएगा। तो यहां पे मैंने लिखा है निर्वाचित मतों का भाग जो होगा, कुल जितने मत पड़े हैं उसमें एक धन एक का मतलब, इस वाले एक का मतलब यह है कि कितने राष्ट्रपति चुने जाएंगे, तो एक ही राष्ट्रपति चुना जाएगा। 1+1 में 1 का जब ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा, यानी कुल मतों में डिवाइड करूंगा 2 से, प्लस उसमें 1 ऐड कर दूंगा। वही बात हुई 50+1 वाला कॉन्सेप्ट, आप समझ सकते हो कि 50% से अधिक पे मत मूल्य आ जाएगा। अब बात करते हैं कि ये मत मूल्य और ये कैसे होता है, चुनाव का क्या तरीका है, इसके बारे में बातें करते हैं। 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसानी से मैं बताता हूं। जैसे आप राष्ट्रपति, कोई सांसद या विधायक राष्ट्रपति की चुनाव देता है, चुनाव में निर्वाचन में भाग ले रहा है, वो मतदान कर रहा है, तो उसको मतदान कुछ इस तरीके से करना पड़ता है। मतदान करने के लिए उसको विभिन्न वरीयता क्रम में, जैसे 4 कैंडिडेट हुए, शुरुआत करते हैं। जैसे 4 कैंडिडेट हैं, मान लो ए बी सी डी 4 लोग हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार हैं, कि ये 4 उम्मीदवार हैं जो राष्ट्रपति बनने के लिए अपने आप को रखते हैं कि हमें इनको चुनना है। जब कोई सांसद या विधायक निर्वाचन करेगा, मतदान करेगा, तो उसको वरीयता करनी पड़ेगी, वरीयता क्रम भरना पड़ेगा। वरीयता क्रम में क्या भरेगा? मान लो उसने पहला ऑप्शन बी को दिया, फिर सी दिया, फिर बी दिया, फिर ए दिया। उसने पहले स्थान पे कहा कि मेरी जो पहली वरीयता है, अगर राष्ट्रपति बनना है तो बी बनेंगे, दूसरी वरीयता है कि सी बनेंगे, तीसरी वरीयता है कि डी बनेंगे, और चौथी वरीयता है ए बनेंगे, चौथी वरीयता ए है। इस प्रकार वो हर सांसद विधायक अपने मतदान में ऐसे वरीयता क्रम भरेगा, वरीयता क्रम भर के मतदान पेटी में अपना मत डालेगा, वरीयता क्रम में डालेगा। अब जब मतदान की काउंटिंग होगी, जब मतगणना होगी, तो वो कैसे होगी? मतगणना कुछ इस तरीके से होगी, ध्यान से देखिएगा। मतगणना इस तरीके से होगी कि
वरीयता वन के सभी सांसदों, वरीयता वन में सभी का जोड़ा जाएगा। वरीयता फर्स्ट का सभी के जितने भी मत पड़े हैं सभी के वरीयता एक को जोड़ा जाएगा। वरीयता एक जो पहली प्रायोरिटी दी गई है उसके सभी को जोड़ा जाएगा। अगर वो 50% से अधिक आ गया, 50+1 आ गया, तो जिसका आया वो निर्वाचित हो जाएगा। जिसका 50% से एक वोट अधिक आ गया वो निर्वाचित हो गया। 50% यानी कुल मतों के आधे से एक अधिक हो गया तो वो निर्वाचित हो गया। मान लो नहीं आया तो जो वरीयता वन में, पहले वरीयता वन में सबसे कम जिसका वोट पड़ा है, सबसे कम वरीयता जिसको पड़ा है, जैसे सबसे कम मान लो ए वाले को पड़ा है, सबसे कम ए वाले को पड़ा है, तो दूसरे स्टेप में, स्टेप 2 में, काउंटिंग के स्टेप 2 में वरीयता 2 के तहत, वरीयता 2 में जब वरीयता 2 की बात करेंगे तो ए वाला, पहले वाले वरीयता में सबसे कम मत पाने वाले के सभी मतों को इनमें बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाएगा। फिर से सुनिए, वरीयता वन में पहले सबको देखा जाएगा। मान लो बी पाए 5 वोट, बी पाए 100 वोट, सी पाए 98 वोट और ये पाए 55 वोट और ए पाए 45 वोट। मान लो एक उदाहरण के लिए सोचता हूं इतने वोट पाए। अब देखता हूं कि पहले क्रम में देखो 100 वोट पड़ रहे हैं, मान लो पड़े हैं 230 कुल मिला के हैं और इनका आधा हुआ, इनका 300 वोट पड़े हैं, 300 वोट पड़ने हैं, इनका आधा हुआ मान लो करीब 151 वोट। 151 वोट जो पे आएगा वही जीत जाएगा। ठीक है, मान लो बी वाले को पड़ा 100, पहले क्रम में देख रहा हूं बी सबसे अधिक है लेकिन अभी 50+1 नहीं पहुंचा है। फिर बी का भी देखूंगा 50+1 नहीं पहुंचा है, तो मैं क्या करूंगा, अब ए वाले दूसरे स्टेप में, स्टेप 2 में 45 वोटों को बराबर भागों में, अब स्टेप 2 के वरीयता 2 में सभी के वरीयता 2 में जोड़ दूंगा और तब देखूंगा कि क्या किसी का क्या 151 आया, क्या किसी का 50+1 आया। अगर आ गया तो उसको निर्वाचित मान लिया जाएगा। क्या किया जाएगा, निर्वाचित मान लिया जाएगा। अगर नहीं आया तो फिर स्टेप 3 में पहुंचेंगे। इस प्रकार प्रक्रिया चलती रहेगी। फिर से देखिए, एक बार मैं रिपीट मार रहा हूं, फिर से यहां पे अब शाब्दिक रूप से लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। पहले वरीयता वन में देखूंगा कि किसका फर्स्ट वरीयता में किससे सबसे ज्यादा वोट पाया, क्या वो निर्वाचित मत को प्राप्त कर रहा है। निर्वाचित मत यानी कुल मतों का आधा धन 1, ठीक है, निर्वाचित मत को प्राप्त कर रहा है। अगर प्राप्त कर रहा है तो उसे निर्वाचित कर दिया जाएगा। अगर नहीं प्राप्त कर रहा है तो वरीयता 2 को देखेंगे। वरीयता 2 में अब वरीयता फर्स्ट में सबसे कम वाले वोट पाने वाले उम्मीदवार के सभी वोटों को वरीयता 2 के तहत सभी में जोड़ दिया जाएगा और फिर देखेंगे क्या वो प्राप्त कर रहा है। अगर प्राप्त किया तो सही, अगर नहीं तो स्टेप 3 यानी वरीयता 3 पे पहुंचेंगे। और ऐसे करके ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक निर्वाचित मतों की संख्या प्राप्त नहीं कर लेता कोई उम्मीदवार। जो प्राप्त करेगा वो निर्वाचित माना जाएगा। इस प्रकार देखा गया कि अब अगर इनमें ये जो लिखा हूं मैं क्रम, अगर इनमें किसी भी प्रकार का विवाद आता है तो आर्टिकल 71 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी सभी विवाद कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट सभी विवादों को देखेगा। इतना ध्यान रखिएगा, सभी विवादों को सुप्रीम कोर्ट देखेगा। इतना समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब आती है राष्ट्रपति की अर्हता। राष्ट्रपति की अर्हता के बारे में लिखता हूं। राष्ट्रपति की अर्हता जो है आर्टिकल 58 में दिया गया है। अभी मैंने आपको चर्चा किया
फिर से रिपीट करके स्क्रीनशॉट होगा, आप देख लीजिएगा। राष्ट्रपति की जो अर्हता है वो संविधान के अनुच्छेद 58 में दिया गया है। 58 में क्या दिया गया है? वह भारत का नागरिक होगा। राष्ट्रपति की योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, नागरिक हो। अब ये कहीं से भी ये नहीं कह रहा है कि आप जन्म से हो या बाद में बना हो, बस भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की अवस्था प्राप्त किया हो, 35 वर्ष की अवस्था पूर्ण किया हो, 35 साल से ऊपर हो। तीसरा, लोकसभा के सांसद बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा के सांसद बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, ये हो गया। चौथा, कि वह संघ के, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की अवस्था पूर्ण किया हो, लोकसभा के सांसद बनने का अधिकार, सांसद बनने की योग्यता रखता हो, और किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद क्या है? कि कोई लाभ का पद ना हो। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, यहां पे कहीं पे शैक्षणिक योग्यता की बात नहीं की गई है। शैक्षणिक योग्यता कुछ नहीं चाहिए, कोई शैक्षणिक योग्यता की बात नहीं की गई है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कोई कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितना पढ़ा होना चाहिए, तो आप कह दो अनपढ़ होगा तो भी राष्ट्रपति बन जाएगा, कहीं लिखा ही नहीं है। कोई मना नहीं कर सकता, किसी को भी राष्ट्रपति बनने का अधिकार प्राप्त है। वो पागल दिवालिया ये सब ना हो। ठीक है, ये लाभ के पद में मतलब पागल वागल ना हो, वो अलग से एक प्रचलन में है कि राष्ट्रपति को इतना योग्यता चाहिए। वो सब बातें संविधान में नहीं लिखी गई, अलग बातें हैं। और राष्ट्रपति बनने के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक चाहिए, 50 प्रस्तावक चाहिए, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक चाहिए। और आरबीआई में जब वो उम्मीदवार खड़ा होता है तो आरबीआई के पास 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। जब कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होता है तो जमानत राशि 15,000 रुपए आरबीआई के पास जमा होती है। आरबीआई ये 15,000 रुपए जब्त कर ली जाएगी यदि उम्मीदवार 1/6 वोट नहीं पाता। अगर उम्मीदवार 1/6 वोट भी नहीं पाता, 1/6 यानी 1/6% 1/6 भाग भी वोट का नहीं पा रहा है, तो उसकी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जमानत राशि का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि राष्ट्रपति जैसे मतलब इतने सीरियस पदों पर कोई मतलब ऐसा आदमी ना जाए, मतलब सीरियस होकर लड़ाई लड़े। उम्मीदवार जो है सीरियस होकर राष्ट्रपति के चुनाव को लड़े, नहीं तो उनकी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाएगा। और बड़ी बेइज्जती होती है कि उनकी जमानती, कहते हैं जमानत राशि भी जब्त हो गई, मतलब जीते तो है ही नहीं, जो दिए थे वो भी खो दिए। तो इतनी बातें हैं राष्ट्रपति के बारे में, ये सारी बातें मैंने चर्चा कर ली है। इसके अलावा जो इनकी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की जो आलोचना है भारत के राष्ट्रपति और अन्य देशों के राष्ट्रपति, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति को कंपैरिजन करूंगा मैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो और इंटरेस्टिंग होने वाला है। उम्मीद करूंगा आपने वीडियो को समझा है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल फ्यूचर विथ आशुतोष को ज्वाइन करिए, वहाँ पे क्वेश्चन करिए, मैं आपके सवाल के आंसर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फ्यूचर विथ आशुतोष नाम से सर्च कर सकते हो। मैं ही हर जगह मिल जाऊंगा आपको, और आपको कहीं पे भी एक पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह फ्री ऑफ कास्ट है पूरा चैनल। यहाँ पे आपको 1 रुपये नहीं लगनी और IAS-PCS की तैयारी कराई जा रही है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।